तो विद्यार्थियों, कल अपन ने अंकेक्षण के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें अपन ने नियमानुसार जो अंकेक्षण होते हैं उनके बारे में, नियंत्रण के आधार पर नियमानुसार जो अंकेक्षण है उनके बारे में, संबंधों के आधार पर जो अंकेक्षण है उनके बारे में, समय के आधार पर जो अंकेक्षण है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन उद्देश्यों के आधार पर जो अंकेक्षण होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव उनको डिस्कस करेंगे। उद्देश्यों के आधार पर करवाए जाने वाले अंकेक्षण में सबसे पहला है वित्तीय अंकेक्षण, फाइनेंशियल ऑडिट। वित्तीय लेखों की जांच करने को वित्तीय अंकेक्षण कहते हैं। इस अंकेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि एक अवधि विशेष के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता व्यापार का सही व उचित लाभ दर्शाता है तथा निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा व्यापार की उस तिथि को या उस दिन की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में सही विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए वस्तु की प्रति इकाई लागत सही ज्ञात होना आवश्यक है। इस हेतु कच्चे माल से लगाकर वस्तु के उत्पादन में लगने वाले सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्ययों का विश्लेषण किया जाता है और लागत लेखे तैयार किए जाते हैं। लागत अंकेक्षण में लागतों की जांच और सत्यापन का कार्य किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उत्पादन, रूपांतरण, निर्माण कार्य में संलग्न कंपनियों के लिए लागत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी डिटेल अपन आगे समझेंगे। आगे है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। व्यवसाय के प्रबंधकीय क्रियाकलापों की जांच इस अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है। प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की सर्वांगीण कार्यकुशलता की जांच करता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में अपना प्रतिवेदन देता है। प्रबंध के समक्ष नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, उत्प्रेरणा, मोटिवेशन तथा संदेश वाहन, कम्युनिकेशन जैसी समस्याएं आती है। अंकेक्षक देखता है कि वह इन्हें सुलझाने में कितना सफल रहा। इसका भी अपन डिटेल में अध्ययन आगे करेंगे। उसके बाद चौथा है परिचालन अंकेक्षण, ऑपरेशनल ऑडिट। यह प्रबंध अंकेक्षण से मिलता जुलता रूप है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय की परिचालन व्यवस्था में सुधार करना होता है। इसमें अंकेक्षक प्रबंधकों को संस्था की लाभदायकता बढ़ाने के लिए सुझाव देता है तथा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करवाने में सहायक होता है। अगला है पांचवा निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंतर्गत इस तथ्य की जांच की जाती है कि कार्य निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पूरा हो रहा है या नहीं तथा उत्पादन लागत जो प्रमाप निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार है या नहीं। इस अंकेक्षण में यह भी पता लगाया जाता है कि संबंधित व्यक्तियों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किस सीमा तक किया है। निष्पत्ति अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण के समान है, जो प्रबंध की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। इसमें इस बात की भी जांच की जाती है कि निर्धारित लक्ष्य व्यावहारिक थे, जिन्हें प्राप्त करने का भार प्रबंधकों को सौंपा गया था तथा जिन्हें यह कार्य सौंपा गया उनमें यह कार्य करने की पर्याप्त कुशलता और योग्यता थी या नहीं। इनकी जांच के बाद ही यह पता लग पाता है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो उनके क्या कारण थे और इस हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसका कार्य भी प्रबंध और परिचालन अंकेक्षक
से मिलता जुलता ही है। छठा है औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटी ऑडिट। औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय के औचित्य की जांच की जाती है। अंकेक्षक द्वारा इस बात को भी देखा जाता है या जांच की जाती है कि उन परिस्थितियों में जो निर्णय लिया गया था वह परिस्थितियों के अनुसार उचित था या नहीं, तथा प्रबंधकों ने अपने मिलने वालों या रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए तो ऐसा निर्णय नहीं लिया। प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय मितव्ययितापूर्ण तथा व्यापार के हित में थे या नहीं, ये औचित्य अंकेक्षण में देखा जाता है। उसके बाद अगला अंकेक्षण है रोकड़ अंकेक्षण, कैश ऑडिट। केवल रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों की जांच के लिए जो कार्य करवाया जाता है उसे रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। ऐसे अंकेक्षण में अंकेक्षक केवल नगद लेन देनों तक ही अपने अंकेक्षण कार्य को सीमित रखता है, इसलिए अपने रिपोर्ट में इस आशय का वर्णन कर देना चाहिए। उसके बाद है कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। आयकर अधिनियम की धारा 44(44)AB के अनुसार प्रत्येक ऐसे व्यापारी को, चाहे वो एकल व्यापारी है या साझेदारी फर्म है या कंपनी, जिसकी वार्षिक बिक्री मतलब एनुअल टर्नओवर सेल्स 1 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने लेखों का कर अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, अन्यथा उस पर पेनल्टी लग सकती है। यह कर अंकेक्षण उन संस्थाओं को भी करवाना पड़ता है जो वैधानिक अंकेक्षण करवाती है। इसका भी विस्तार से अध्ययन अपन आगे करेंगे। उसके बाद है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य अंशधारियों हेतु लाभ कमाने तथा ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा के साथ साथ समाज के हितों की रक्षा करना भी है। अतः एक अंकेक्षक को अपना प्रतिवेदन तैयार करते समय वित्तीय तथ्यों के साथ साथ व्यापारिक क्रियाओं के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी मूल्यांकित करना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा ये देखा जाता है कि व्यवसाय ने समाज के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने के बदले में समाज के विकास और कल्याण के लिए क्या कार्य किया है, जैसे व्यवसाय या उद्योग के आसपास स्कूल, चिकित्सालय आदि की स्थापना की है इत्यादि। इसके बाद लास्ट और अंतिम है प्रणाली अंकेक्षण, सिस्टम ऑडिट। यह प्रबंध अंकेक्षण का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत सामान्य प्रशासन, उत्पादन, क्रय विक्रय, मानवीय संसाधनों का विकास एवं प्रबंध, वित्त व लेखा विभागों की आंतरिक प्रबंधकीय व्यवस्था, समविभाजन, सूचना प्रणालियों तथा विभागीय समन्वय की कुशलता और प्रभावशीलता की जांच की जाती है। यदि संगठन की समस्त प्रणालियां कुशल, प्रभावपूर्ण तथा सुचारू रूप से संचालित होगी तो त्रुटियों और कपटों की संभावना भी कम होगी और समस्त कार्य आसानी से होते रहेंगे। इससे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। प्रणालियों के अंकेक्षण में अंकेक्षक विभिन्न प्रणालियों की कमजोरियों तथा उनके क्रियान्वयन की जांच करता है। नई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रबंध को राय देने के साथ साथ आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराता है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग का महत्व बढ़ रहा है, तो उसकी जांच के लिए भी विभिन्न तकनीकें विकसित हो रही हैं। इसके बाद फैलाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज अंकेक्षण का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है।
इसमें पहला है पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट। जब किसी व्यवसाय के समस्त व्यवहारों 100% ट्रांजैक्शंस तथा लेखा पुस्तकों की इस प्रकार जांच की जाती है कि कोई व्यवहार या खाता या प्रविष्टि जांच से छूटे नहीं, तो इसे पूर्ण अंकेक्षण या कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। इसी तरह से सेकंड है आंशिक अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट। जब व्यवसाय के समस्त व्यवहारों की जांच न करके उनके किसी एक हिस्से जैसे रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार, वापसी के व्यवहार या उत्पादन विभाग के व्यवहार या विक्रय विभाग के व्यवहार या कुछ ऐसे विशेष व्यवहार जिन्हें नियोक्ता ने बताया है, उनकी ही जांच की जाए तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षक को अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र का वर्णन अंकेक्षण प्रतिवेदन में अवश्य कर देना चाहिए ताकि उसे कर्तव्य भंग के लिए दोषी न ठहराया जा सके। तीसरा है विस्तृत अंकेक्षण, डिटेल्ड ऑडिट। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मदों की गहराई से जांच की जाती है और शेष मदों की परीक्षण जांच के आधार पर जांच की जाती है। प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच करना संभव नहीं होता है, इसलिए कुछ लेन देन गहराई से चेक कर लिए जाते हैं और कुछ लेन देनों को छोड़ना भी पड़ता है। तकनीकी रूप से इस क्रिया को टेपरिंग कहते हैं। गहन जांच में सौदों का आरंभ से अंत तक विस्तृत परीक्षण किया जाता है, जैसे लेनदार को भुगतान किए, इसकी जांच के लिए माल खरीदने हेतु भेजे गए आदेश, माल का बिल, मुख्य द्वार पर उसकी प्रविष्टि, गोदाम तथा खाता बही में माल प्राप्ति की प्रविष्टि, माल लौटाया हो तो डेबिट नोट जिसको नाम पत्र बोलते हैं, माल वापसी बही में एंट्री, स्टोर खाता बही में एंट्री, मुख्य द्वार पर भी इसकी प्रविष्टि की जांच ऑडिटर को करनी होती है। इसी तरह साख सुविधा प्राप्त हो तो उसकी जांच और प्राप्त बट्टे या देय ब्याज की जांच के बाद भुगतान की जांच की जाएगी। इसी तरह से चौथा है चिट्ठा अंकेक्षण, बैलेंस शीट ऑडिट। इस अंकेक्षण में केवल चिट्ठे से संबंधित मदों का ही अंकेक्षण किया जाता है, शेष मदों का नहीं। यह आंशिक अंकेक्षण जैसा ही है। इसमें अंकेक्षक अपना कार्य केवल चिट्ठे की मदों के सत्यापन तक ही सीमित न रखकर उसे लाभ हानि खाते की उन मदों की भी जांच करनी होती है जो संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित आय और व्यय के होते हैं। और लास्ट है प्रमाप या प्रमाणिक अंकेक्षण, स्टैंडर्ड ऑडिट। इसमें कुछ व्यवहारों की पूर्ण तथा कुछ मदों की परीक्षण के आधार पर जांच की जाती है। इसमें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होना भी आवश्यक होता है। जब कुछ विशिष्ट मदों का पूर्ण अंकेक्षण करना हो और शेष मदों का सरसरी निगाह डालकर अध्ययन करना हो, और ये तभी संभव है जब वहां आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली प्रभावशाली ढंग से लागू की गई है, तो इस तरह के अंकेक्षण को अपन प्रामाणिक अंकेक्षण कहते हैं। इसके बाद अपन जो महत्वपूर्ण अंकेक्षण हैं उनकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण अंकेक्षणों में पहला अंकेक्षण है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण के बारे में अपन ने मीनिंग पढ़ लिया था कि चालू अंकेक्षण किसे कहते हैं, चालू अंकेक्षण किन किन संस्थाओं के लिए उपयोगी है। अब अपन चालू अंकेक्षण के लाभों के बारे में या महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।